नेक्स्ट इसमें क्या है, ये जितना भी हम लोग अभी यहाँ से शुरू करने वाले हैं टॉपिक, ये टोटल क्या है, मॉड का एडजस्टमेंट है। तो इसके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो वन बाय वन हम बताते चलते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट है फर्स्ट, इसको बोला जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z1 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है Z2। तो अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z1 प्लस Z2। तो असल में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा काम कर रहा है, यहाँ पर वेक्टर के जैसा काम कर रहा है, तो हम वेक्टर के जैसा इसको डील करेंगे। तो अब अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, Z1 प्लस Z2, ये भी तो एक साइड ही हो गई ना ट्रायंगल के, और ये भी एक साइड हो गई। तो अब याद करो कि कोई भी ट्रायंगल कब डिफाइन होता था, तो ट्रायंगल तभी बनता था जब सम ऑफ टू साइड ग्रेटर होनी चाहिए किसके, थर्ड साइड। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड दिस। अब इस बात को सब लोग ऐसे ही ध्यान रखें, ये क्या हो गया, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब कैसे याद रखेंगे जरा सुनते हैं। अच्छा, ये दूसरी बात ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, हम बोल रहे हैं क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। इक्वल क्यों लगाया, ये इक्वल इसलिए लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये जो पॉइंट लिखा गया है, जैसे ये A B C, तो ये A B C जो हो वो एक ही लाइन में हो। अब अगर एक ही लाइन में है तो इस टोटल को क्या बोल दोगे, Z1 प्लस Z2, और ये क्या हो गया, मॉड Z1, और ये क्या हो गया, मॉड Z2। तो ये आपस में बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसलिए इक्वलिटी लगी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे उसके बारे में सोचते हैं। वो बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ दो ही हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। कैसे, ये जनरल फॉर्म ऑफ ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अगर मान लो यहाँ पर n कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे एक ही मॉड में, ठीक है, तो ये क्या होता है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 प्लस मॉड Zn। अब क्वेश्चन के लिए क्या याद रखेंगे, सुनो, क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर अलग अलग मॉड दिए गए हैं और उसको एक ही साथ मॉड में लाना है, तो ये इसका मतलब होगा। और क्या मतलब होगा कि मॉड के अंदर जो लिखा गया है उसको जोड़ दिया गया है। ये एक पहली बात होगी, क्या कि अलग अलग मॉड दिया गया है, अगर मुझे उसको एक साथ लाना है तो मैं यहाँ से काम करूँगा। अब एक दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर मुझे इस साइड की वैल्यू निकालनी, किस साइड की वैल्यू निकालनी, इस साइड, ये, तो इस साइड के लिए ये जो साइड है, ये साइड कैसी बता रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, इस वैल्यू से हमेशा क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कैसी वैल्यू चल रही है, मिनिमम। ये कैसी वैल्यू चल रही है, मिनिमम। तो यानी कि अगर कभी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत से दे दिए गए हैं और हमसे कहा गया है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ, तो उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबरों को एक साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा एक ही मॉड में रख के। बात इतनी क्लियर हो गई, तो पहले इसको नोट करेंगे फिर हम इस पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इन अलग अलग एक्सप्रेशंस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और z क्या है हमारा यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा, पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए क्या, तो वो बात ये आ गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग दिया गया, ये अलग दिया गया, ये अलग दिया गया है। अगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ आ जाएंगे तो वो उसकी क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम। याद कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 अगर लिखा है तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो ये कैसी इसकी वैल्यू है, मिनिमम। हमारे दिमाग में तुरंत बात आ गई। लेकिन क्वेश्चन करते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि ये Z ऐसे सेट किए जाते हैं कि जब वो एक साथ हों तो सारे Z कैंसिल होने चाहिए, तभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे क्या देखो, क्या है, 2Z है, एक Z ये प्लस का, ये Z किसका, प्लस का, तो इसका टोटल Z कितने हैं हमारे पास, 4। तो यानी कि हमें ऐसा सेट करना है कि 2Z प्लस में बने रहे और 2Z क्या। अब उसको कैसे बनाओगे,
किसी को भी बनाना है, किसी को भी बनाना है। अब किसको बनाना है, तुम्हारी मर्जी है। जैसे ये 2 प्लस का 2z मैंने ये रखा है, तो मैंने इस z को माइनस में बनाऊं, कैसे, इससे जबरदस्ती मैं माइनस साइन कॉमन कर लूंगा। अब मॉड के अंदर तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ा, ऐसे इसमें भी जबरदस्ती इसको बनाना है, बन गया। और जैसे बन गया तो इसको अब मैं अलग अलग मॉड में थे, इनको क्या करूंगा, एक साथ, और जैसे एक साथ करूंगा ये आ जाएगा क्या, 2z प्लस 3 माइनस 4i माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस z माइनस 4 प्लस 2 आयोटा माइनस z वाले जितने भी टर्म्स है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। और अब कितना आ जाएगा, ये रियल नंबर हम एक साथ कर लेते हैं, तो कितना आ गया टोटल, ये -2, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 3 माइनस आई। और अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इमेजिनरी, ये √5। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, √5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जरा इस क्वेश्चन को, मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को सेकंड वाले को करो, चलो करो। तो बात क्लियर हो गई। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या भाई, 2 मॉड दिए गए, क्या सेट करना है कि ऐसा सेट करना है कि z क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और जैसे कैंसिल हो गए तो इसकी वैल्यू ये क्या आ गई, 1 आ गई। इसको नोट करेंगे। अब थर्ड वाला करेंगे, तब ये पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम अगर z को कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो कैंसिल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी z थे उसमें क्या थे, इवन नंबर ऑफ z थे। मतलब जैसे पहले वाले में 4 थे, दूसरे वाले में 2 थे, तो क्या 2 को प्लस में कर दिया और 2 को क्या माइनस। यहाँ टोटल z कितने हो रहे, इधर 2z और इधर से 3z, तो टोटल कितना हो गया 5, कैंसिल ही नहीं होगा। और जब ऐसी सिचुएशन आया कि अगर z कैंसिल नहीं हो रहा है तो उनको करने का तरीका ये रहता है कि मॉड के अंदर जो लिखा है उसको 0 के इक्वल रख कर दोगे, और 0 के इक्वल करने के बाद z की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो z की वैल्यू मिली है इस वैल्यू को तुम इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, और पुट करने पर जो वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब जैसे ये तुमने पहले मान लो z बराबर 1/2 पुट किया, अब जब इसमें पुट किया तो पहला वाला तो 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। और अब इसको पुट करेंगे तो ये जब z = 2/3 पुट किया तो पहले वाले में क्या आया 4/3 - 1, और दूसरा वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अभी कितना बचा 1/3, और 1/2 और 1/3 में कौन छोटा है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 1/3 होगा। इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अभी हम लोगों ने क्या किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे में बात करी थी। अब हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचने जा रहे हैं, और क्या क्या गिवन होगा क्या नहीं ये अभी सब डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा याद करो, तो अभी हम लोगों ने ये फिगर बनाया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 था। इसका अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा तो ये -Z2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा Z1 - Z2। तो हम लोग को एक बात ये भी याद है, क्या क्या ध्यान है, अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या कोई समस्या है, क्या चीज़ है ये है डिफरेंस ऑफ 2 साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। मतलब कोई भी ट्रायंगल तभी भी तो बनता था जब 2 भुजाओं का अंतर जो होता था छोटा होता था तीसरी भुजा से, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो इसका एप्लीकेशन होगा। अब यहाँ पे इनका एप्लीकेशन कैसे क्या होगा, तो देखो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये लिखा गया है, z बराबर z प्लस a अपॉन z = b। एक कोई a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर है, रियल कांस्टेंट, ठीक है। और हमें मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी ट्रिक होती है, कैसे ट्रिक होती है, वो इस प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होती है। क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ प्लस है, और जो रूल बताया गया उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस, तो जबरदस्ती बीच में माइनस बनाया जाता है। तो हम इसको कैसे बना देंगे, ये ऐसे बना देंगे,
बनाया। और अब ये समझेंगे ये क्या हो गया, ये Z1 और इसको समझा जाएगा ये क्या, Z2। और अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड Z माइनस, ऐसा लिखा जा सकता है। और फिर अगले दिमाग में बात आएगी सबके कि इसकी वैल्यू तो भाई B दी गई है, तो यहाँ B लिख जाएगा। तो ये मॉड Z माइनस A अपॉन मॉड Z। और अब यहाँ पे क्या करेंगे सब लोग, एलसीएम ले लेंगे, तो मॉड Z स्क्वायर माइनस A अपॉन मॉड Z लेस देन आर इक्वल टू B। और यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड Z स्क्वायर माइनस B मॉड Z माइनस A लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये ध्यान करो, ये मॉड Z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। और अगर याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और अगर उसमें लेस साइन लगा है, तो जो भी वैल्यू आती थी वो वैल्यू हमेशा उसके रूट के बीच में आती थी कि नहीं आती थी। अब भाई इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कोई करे तो उसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। और अगर कोई बोले तो 1 और 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है कि नहीं। तो यानी कि हमें क्या करना, अब ये देखो लिखा था इसका फैक्टर तो हो गया, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका फैक्टर नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है कि फैक्टर अगर नहीं होता तो भी तो मैं रूट निकाल सकता हूं कि नहीं। कैसे, श्रीधराचार्य से माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मॉड Z बराबर बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2। और हमें वैल्यू कैसे चाहिए मॉड Z की, मैक्सिमम। कैसी चाहिए, तो इसका मतलब जो दो रूट आते हैं उसमें से जो बड़ा रूट होगा वो इसकी कैसी वैल्यू बताएगा, मैक्सिमम। तो यानी कि मॉड Z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2 हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमने मान लिया प्लस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, और माइनस वाली वैल्यू क्या है, छोटी। तो हमें चाहिए कैसी वैल्यू, मैक्सिमम। अच्छा, अब एक बात और ध्यान करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं, जानते क्यों करते हैं, वो इस वजह से ऐसी सेटिंग करी जाती है कि अगर ध्यान करो, अगर लेस साइन लगा है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेस साइन, तो तुमने बता दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2। अब अगर मान लो यहाँ ग्रेटर साइन लगा होता, क्या लगा होता, ग्रेटर साइन, और अब मैं तुमसे बोलता तो इस इनइक्वालिटी का मतलब तो यही बनता जाके कि नहीं। और अब मैं बोलता बताओ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो कहाँ पहुंच गई, इन्फिनिटी पे पहुंचने लगी कि नहीं। तो वहां से वैल्यू हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, कब बता पा रहे हैं, जब यहाँ पे कैसा साइन लगा हुआ है, लेस। तो इधर इस साइड लेस साइन बने, इसलिए ये सेटिंग बताई गई है। बात समझ गया कि नहीं, इसको नोट कर लेंगे अब। तो अब क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू 1 दी गई है, क्या बताया गया है, बीच में माइनस साइन रखना है, अगर नहीं है तो जबरदस्ती बनाना है, और बना हुआ है तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, फिर सीधे हो गया है, समझ गए काम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये Z1 बन गया और ये क्या वैल्यू बन गई, Z2। वैल्यू रखने में कोई तकलीफ तो नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये मॉड Z माइनस 1 अपॉन मॉड Z, एलसीएम ले लेंगे, तो ये मॉड Z स्क्वायर माइनस 1 तो ये Z स्क्वायर माइनस मॉड Z माइनस 1 ये आ गया। और फिर हमने क्या कहा है कि फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल दी जाएगी, तो फार्मूले से वैल्यू निकाल देते हैं। तो मॉड Z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये 1 प्लस माइनस रूट 5/2। और अब हमने कहा कि कौन सी वैल्यू चाहिए थी, सौरभ, मैक्सिमम। तो मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू कौन, जो बड़ी वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस रूट 5/2। अच्छा, एक बात और तुमसे बोल देता हूं मैं यहाँ पर, क्या कभी पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो
तो ये 1 माइनस रूट 5/2 बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी? तो याद रखेंगे नहीं बोली जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ गई है। तो अगर गलती से कोई इसकी मिनिमम वैल्यू बोल देता है तो याद रखना इधर का नंबर हमेशा प्लस में होना चाहिए। ये किस में लिखा हुआ है? माइनस। अरे रूट 5 की वैल्यू माइनस में आएगी कि नहीं आएगी? भाई रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी और ये 1 से माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुम्हें याद रखना है क्या, इसको प्लस में बदल देना है। कैसे? माइनस साइन कॉमन करके और मन में ही समझ लेना वो गायब हो गया है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू दी जाएगी। क्या बना देना उसको? प्लस, मतलब जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या लग गया है? मॉड। नोट कर लेंगे ये पॉइंट। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन से ही समझाएंगे ये पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट है। अभी तक हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग लिखा रहता था और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने को कहता था। तो मैं ये बोला था कि सारे जेड ऐसे सेट करो कि जेड कट जाए, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे स्क्वायर है। और जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मॉड तो है लेकिन उनके ऊपर स्क्वायर दिया गया है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमेशा पुट किया जाता है z बराबर x प्लस आई वाई। अब जब हम ये पुट कर देंगे तो यहाँ से रियल नंबर एक साथ हो गया, इमेजिनरी एक साथ हो गया। रियल नंबर एक साथ हो गया, इमेजिनरी एक साथ हो गया। ऐसे तीसरी जगह भी कर देंगे। और अब ये मॉड के अंदर x प्लस आई वाई वाला फॉर्म है, ऊपर स्क्वायर है इसलिए रूट लगेगा नहीं, ये सिर्फ इतना बचेगा। और उसके बाद इनके ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाएगा। तो यहां से अब जितने भी एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। अब जितने भी x वाले हैं उनको एक साथ कर लो, तो ये 6 और 4 10 और कितना -12x, तो -12x आ जाएगा। अब जितने y स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ कर लो, तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब जितने y वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, तो y है ही नहीं, तो और अच्छी बात हो गई। अब बचे कितने? कांस्टेंट नंबर, उनको एक साथ कर लेते हैं। 1 ये मिलके हो गया 5 और 9 5 14, तो ये कितना आ गया? +14 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? x वाले टर्म को अलग परफेक्ट स्क्वायर बना दोगे। क्या बना दोगे? परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग। इसको बना देते हैं। y वाले में कोई और टर्म ही नहीं, तो ये बना हुआ ही है माना जाएगा। और फिर x के कोफिशिएंट का हाफ, वही जो पुराना तरीका था उसका आधा, और अब ये तो यहां से कितना? ये +2 हो जाएगा। और अब तुरंत सब लोग ध्यान करेंगे, ये वैल्यू किसके अंदर है? स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, और ये प्लस में 2 है। तो इसमें क्या होगा? अगर कुछ भी x और y की वैल्यू जाएगा तो वो हमेशा 2 से ऊपर करेगा, 2 से कभी भी नीचे। तो इसका मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? 2। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वैल्यू 2 है, अदरवाइज ये वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। तो यानी कि क्या सीखे ये कि हमेशा अगर मॉड का स्क्वायर लगा हुआ है, z बराबर x प्लस आई वाई रख दोगे, x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म क्या एक साथ, और इनको परफेक्ट स्क्वायर बना दोगे, यानी पूर्ण वर्ग बना दिया जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर बचेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? मिनिमम वैल्यू। चाहे प्लस से आए चाहे क्या माइनस से आए, वो उसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। आंसर नोट कर लेंगे, फिर अगला देखते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें
इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो इसको क्वेश्चन को पहचानें कैसे, ये नेक्स्ट पॉइंट है। हमको क्या दिया जाएगा, एक मॉड में वैल्यू दे दी जाएगी और दूसरे मॉड की वैल्यू पूछ रहा होगा। तो उसकी ट्रिक हम लोग जानते हैं क्या होती है कि z माइनस, अच्छा एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जैसे ये इनइक्वलिटी में दिया गया है तो ये कोई जरूरी नहीं इनइक्वलिटी, इक्वल भी लगाओगे तो भी इसको कर सकते हैं। अब करना क्या होता है, इसका टेक्निक जानते हैं। जिसकी वैल्यू बनानी होती, किसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, मॉड z की। तो मैं क्या करूँगा, इस मॉड के अंदर मॉड z बनाऊँगा। तो क्या z चाहिए, केवल z ऐसे रख लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जो बच गया, ध्यान देंगे केवल जो बच गया है यहाँ बीच में माइनस रखोगे। बच जाने के बाद जो भी चीज़ होगी वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगी ऐसे। अगर मान लो मुझे यहाँ पे z+1 बनाना होता तो मैं यहाँ पे कैसे बनाता, इसको हटा के और समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे z+1 और इसको क्या -4 + 2i लिख सकता था कि नहीं। और उसके बाद मैं क्या करता, ज़बरदस्ती बीच में माइनस लाता। अगर मैं माइनस नहीं लाता हूँ तो मेरी सेटिंग नहीं होगी सही, तो गलती ये निकलेगा। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता। ये लिखने की बात दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई। चलो बात खत्म करते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, मॉड z की। तो मैंने ये z रखा, माइनस साइन कॉमन किया, ये ऐसे आ गया। और अब मुझे मॉड z की वैल्यू चाहिए, तो अंदर जो बन गया सिस्टम, बन जाने के बाद जिसकी वैल्यू चाहिए उसके ऊपर मॉड लगा दो, और जो दूसरा नंबर बचा है उसके ऊपर भी मॉड लगा दोगे। ठीक, अब इस मॉड की वैल्यू तुम्हें निकालनी आती है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड के अंदर 3 - 2i, फटाफट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर √13। तो ये मॉड z माइनस √13। और जैसे ये लिखोगे तो तुरंत दिमाग में एक बात और आएगी, क्या कि मॉड f(x) अगर < a होता था तो f(x) की वैल्यू -a से ग्रेटर और a के बीच में होती थी। तो अगले स्टेप में ये प्रॉपर्टीज लग जाएगी। तो ये -4 और बचा क्या, मॉड z माइनस √13 < 4। अब वैल्यू किसकी चाहिए, मॉड z की चाहिए, तो इसको हटाना होगा, तो प्लस √13 जोड़ दोगे। ये कट गया। और अब हम बोल सकते हैं क्या कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 + √13। यानी मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 4 + √13। नोट कर लेंगे इसको। तो अब ये मैक्सिमम हो गया और हमें वैल्यू कैसे निकालनी, मिनिमम। तो मॉड z मिनिमम क्या बोल दिया जाएगा, बस नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो हमें पास जो वैल्यू गिवन थी वो ये थी और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बनानी थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि z के साथ कितना है, 2 है। तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता और उस 2 को अंदर भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट नंबर मॉड में बाहर और अंदर सब कर सकते हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया। और अब इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते थे। अच्छा अभी क्या चाहिए था, 2z - 6 आ गया, हाँ भाई आ गया। अब बचा कितना, -5i। तो हम -5i बना सकते थे। कैसे, लेकिन हमने कहा कि जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू जब बन जाएगी तो उसके बाद जो बचेगा उसके आगे क्या होना चाहिए, माइनस। माइनस नहीं है तो ज़बरदस्ती बनाओगे। और उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा दोगे, मॉड। अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है और इसके मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और अब ये क्या, और अब ये -1 है तो क्या कर देंगे, +1 कर देंगे।
तो यहाँ पे कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू +4 हो गया और मिनिमम वैल्यू क्या है -3, लेकिन हम लोग किसके साथ रखेंगे इसको प्लस, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी +3 आ जाएगी। और लिखते हैं नेक्स्ट। अच्छा अब एक बात और, मॉड निगेटिव आ गया तो इसको किस में रखना है प्लस में, तो ये कैसी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या बोलोगे +3 बोलोगे, -3 नहीं बोलोगे। अच्छा और क्या चीज़ हम बता रहे हैं, और जानते हो क्या है कि अगर तुमको कभी लगे कि ये चीज़ जो है एडजस्ट नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे भी किया जाता है इन क्वेश्चन को। कैसे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक। हम क्या कर देते हैं कि इस पूरे को थोड़ी देर के कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं। मान लो मैंने इसको t सब्स्टिट्यूट कर लिया, और t सब्स्टिट्यूट करने के बाद z की वैल्यू निकाल दोगे, सुनते रहेंगे भी, z की वैल्यू निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमें इनइक्वालिटी दी गई किसके टर्म में दी गई है z। तो तुमने क्या किया कि यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, t + 6 + 5i = 2z। तो ये कितना आ जाएगा, t + 6 + 5 iota by 2 = z। और अब है क्या, z -3 - 2i < ≤ 2, और अब z की वैल्यू रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, t + 6 + 5i by 2 -3 - 2 iota 10। अब यहां से ये से कट जाएगा, और अब भाई यहाँ पे हमने क्यों बताया मेथड, हमने इसलिए बताया है कि अगर तुमको लगता है ये नंबर से सेट करना और में तुमको बहुत दिक्कत हो रही है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको t ले लो। अब तुम ये कहोगे कि इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, तो फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड t की वैल्यू निकालनी है कि नहीं, फिर वही करना होगा जो हमने सिखाया है। क्या, माइनस नहीं है तो जबरदस्ती बीच में क्या लगा दोगे माइनस, और उसके ऊपर मॉड। और अब इधर ही देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, मॉड टी, और इसका आयोटा का मॉडुलस, तो इसकी वैल्यू 1। देख लो ध्यान से, ये देखो भाई बन गया कि नहीं बन गया, -4 मॉड टी -1। देख लो ये स्टेप भाई सेम आ चुका है कि नहीं आ चुका है, तो इसका इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 नहीं बोलेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बोलेगा 3 बोलेगा, +3। क्लियर, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको एडजस्ट करने में दिक्कत लग रही है तो नोट कर लेंगे इसको। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, ये क्या है, एक 5th पॉइंट है ये क्वेश्चन का। क्या होगा इसमें, क्वेश्चन में क्या होगा, दो चीज़ों की, पहली बात एक इक्वेशन दे दी जाएगी, और दूसरी बात उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर लगे हैं, उनकी तुम्हें मॉडुलस के साथ मैक्सिमम वैल्यू पता होगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू देखो, i लिखा है ना, i की वैल्यू 0, तो a0 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 2, a1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 2। मैक्सिमम वैल्यू पता लगे कि नहीं पता लगे। अब यहाँ पर यही दो बातें तुमको पता होंगी। अब दूसरी बात के लिए एक बात और बोलूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ना लगा के मैं ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकता हूँ, मतलब ऐसा टर्म भी लगा सकता हूँ जिसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता हो। जैसे मैं a0 a1 a2 a3 इन सब की जगह मैं लगा देता साइन थीटा, तो क्या मुझे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या है 1 है, तो मैं उसका यूज कर सकता था। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, कांस्टेंट नंबर लगाया जाता है या फिर वह टर्म लगा दिया जाता है जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता है। क्या पता है, मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे इनका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दो कि हमें सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है, यानी z इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है, और कैसा z, मॉड z की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दी गई है, ढंग से सुनते चलेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। ये दिया गया है। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो इस इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर एक मॉड लगा दे रहा हूं। क्या लगा दे रहा हूं, मॉड। तो जैसे मैंने इसके ऊपर मॉड लगाया,
तो ये वैल्यू जो आ जाएगी ये हो गया। और तुरंत तुम ये कहोगे अरे भाई इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू 3 है, तो तुम 3 रख दोगे। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में तुम ये बोलोगे, क्या बोलोगे, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये मॉड से बाहर आ सकता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था। तो अब जैसे इसको लिखा तो एक दिमाग में और बात आ गई। क्या बात आ गई कि भाई इस सारे की वैल्यू तो लेस देन 2 है कि नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, एक बात और आएगी कि अगर z पे पावर n उस पर कोई मॉड लगाए या मॉड z पे पावर n लगा दे, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो मैंने क्या किया कि अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख दिया, और जैसे ये लिखा तो क्या दिमाग में बात आई कि भाई इस कांस्टेंट की वैल्यू ये दी गई, जरा ध्यान देना अब मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर मैं ये बोलूं तो मॉड ए नॉट का वैल्यू भी लेस देन 2 है कि नहीं है। अच्छा, अब ए नॉट के साथ क्या है, z टू द पावर n है कि नहीं है। तो अगर मैं इसमें z टू द पावर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं कहूंगा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क। तो ऐसे ही इसके बाद वाले से मैंने किया काम, ये भी यही है। और अब विजुलाइज करो कि इसी चीज को अब इसके आगे कर देखोगे तो a2 हो गया। अब a2 के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी तरफ ध्यान दो। ये ऐसा, और ये करते 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 लास्ट में a नॉट तक आ जाऊंगा। तो फाइनली ये वैल्यू तो लेस देन 2 ही है ना। अच्छा, इन सबको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है कि नहीं जोड़ दिया गया है। और जब जोड़ दोगे तो तुम देखोगे कि इसकी वैल्यू जो कि 2 टाइम्स ये इससे ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, जब ऐड कर दोगे तो दैट मीन्स ये इधर आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये इधर आ गया, ये स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या किए गए, इन सबको पूरे को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे कि नहीं, ऐड करो, विजुलाइज करो, तो ये सब पूरा ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा। तो ये वाली जो वैल्यू इधर वाली बनी, वो वैल्यू इससे बड़ी है कि नहीं बड़ी है। आगे बात समझ में। और अब फिर तुरंत अगले स्टेप में कहोगे कि भाई ये वैल्यू इससे बड़ा है, तो इसका इससे तो बड़ा होगा ही होगा। तो तुमने अगले स्टेप में कह दिया। तो अब चूंकि यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल, तो इक्वल साइन हट जाएगा। और सबके साथ 2 है कांस्टेंट नंबर, तो इधर को ट्रांसफर कर देंगे। और एक बात और याद आई, ये क्या दिख रहा है सबको, एक एक पावर कम हो रही कि नहीं, लास्ट में 1 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके पीछे चलोगे तो मॉड z होगा कि नहीं होगा। तो मैं उल्टा इसको ऐसे लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम तुरंत कहोगे अरे ये तो जीपी है। और जब तुमने कहा जीपी, तो एक और बात याद आनी चाहिए, क्या यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें पता नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। क्या ये जीपी के जो टर्म लिखे हैं ये क्या है, ये फाइनाइट टर्म है क्या। यहाँ से देखोगे 1 से लेके n तक, तो ये टोटल टर्म कितने हो गए, n+1 हो गए कि नहीं। तो तुम ये कहोगे ये n टर्म का सम है। लेकिन अगले स्टेप में यहाँ पे बोलोगे कि भाई इसके इनफाइनाइट टर्म का सम जो होगा इससे ज़्यादा होगा। यही वो पॉइंट है यहाँ से आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। n को हमेशा ही कहाँ घुमाना है, इन्फिनिटी पे, चाहे वो इक्वेशन n डिग्री की हो चाहे 3 ही डिग्री की क्यों ना हो। अगर नहीं घुमाए इन्फिनिटी पे तो नहीं सॉल्व होगा।
और जैसे तुमने इसको घुमा दिया तो तुम कहोगे कि भाई अरे ये इनफाइनाइट टर्म है, तो इनफाइनाइट टर्म का सम तो हमें आता है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो ये तुमने यहाँ लगा दिया, और जब तुमने ये लगाया तो r का मतलब कितना हो गया, z। और जब ये हो गया तो तुम्हारे दिमाग में बात ये आई कि इसको अब मैं ऐसे लिख सकता था, और जब ऐसे लिख सकता था तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, और जब ऐसे लिख दिया तो ऐसे भी लिख सकता था, और जैसे ऐसे लिखा तो कहोगे अरे ये तो ए ऑप्शन है। और जब ये तुम लिख दोगे तो इसी बात को ज्योमेट्री में एक नाम से भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, z का मतलब कितना है, x प्लस आई वाई। और जब मैंने यहाँ z की जगह x प्लस आई वाई रखा तो यहां से तुरंत इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। और जब ये हो गया तो तुमने एक बात तुरंत और कही कि ये तो ये है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अरे ये तो सर्किल का समीकरण है, सर्किल का इक्वेशन है। और कौन सा सर्किल, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है 1/3। तो अब यहां पे सब लोग ये बोलेंगे जीरो कॉमा जीरो और रेडियस कितनी है 1/3, और z क्या था, z इस इक्वेशन का क्या था, रूट था। और जब इसका रूट था तो हम सब लोग ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो हमेशा कैसा, मॉड z बड़ा होना चाहिए किससे, 1/3 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो हमेशा इस सर्किल के बाहर की ओर होंगे, जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 1/3 है। तो ऐसा भी बोला जा सकता है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या, मॉड z इक्वल टू 2 ये दे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और w बराबर z प्लस 1/z माइनस 1 ये लिखा हुआ है। और उसने कहा z कॉमा w कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करा, और कैपिटल M और स्मॉल m क्या है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ w, यानी कि w के मॉडुलस की स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉल m है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, कैपिटल M। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, w बराबर z प्लस 1/z माइनस 1 दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, z की। तो यहाँ से z माइनस 1 बराबर z प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से z कॉमन हो जाएगा, और ये w प्लस 1, और ये आप फाइनली नेक्स्ट सिस्टम में जब सॉल्व कर लेंगे तो z बराबर w प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, ये इसका वैल्यू आ जाएगा भाई। z का वैल्यू क्या आ गया, w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1। और अब यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया है मॉड z बराबर 2, तो z का वैल्यू कितना है, w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1 बराबर 2। तो आगे की वैल्यू निकलेगी कैसे, अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस पूरी बात को ऐसा लिख सकते थे कि नहीं। अब अगर ध्यान करें तो z और w दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका मतलब कि w को अगर हम लोग लिखना चाहें तो w का मतलब कितना हो जाएगा भाई, w का मतलब x प्लस आई वाई, ये आ जाएगा। और हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो x प्लस आई वाई प्लस 1 बराबर 2, x प्लस आई वाई माइनस 1। और अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई बराबर 2, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। और अब ये जो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2, x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया जाएगा। और जब स्क्वायर कर देंगे तो ये x प्लस 1 ये वैल्यू आ गई, ये 4 हो गया, और ये x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लिया जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10। सारे x और y वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं हम लोग अब, तो इसको एक साथ कर लिया जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x, और कितना आ जाएगा, इधर ये गया, इधर ये ट्रांसफ़र हो गया, माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया। और अब यहाँ से अगर चाहें तो इसको 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें तो भैया W के मॉडुलस की वैल्यू निकालनी थी। तो ज़रा हम लोग से ध्यान करते हैं कि W का मॉडुलस का मतलब क्या है। तो W का मतलब भाई x प्लस आई वाई था, मॉड W का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप बताओ सब लोग सोच के कि ये कैसे वैल्यू निकलेगी, पहले इतना नोट कर लो। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको पूरा को सॉल्व कर लिया तो ये किसकी इक्वेशन निकली है, सर्किल की। और जब सर्किल की इक्वेशन निकली हुई है तो ध्यान से देखेंगे तो 2g बराबर ये हो गया, और g का वैल्यू कितना है, ये आ गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेंटर की, तो सेंटर क्या था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो ये 5/3, 0 हो जाएगा। और रेडियस ए की वैल्यू क्या हो गई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाय सी, तो ये कितना आ गया। और कुल मिला के यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना आ गया, 16/9, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3। अब अगर मैं सर्किल को बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, क्या होगा यहाँ पर, फाइव बाई 3, 0 लिखा है, तो 5/5/3, 0 ये यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा। और अब दूसरी बात, इसकी रेडियस कितनी है, 4/3 है कि नहीं है, तो 4/3 जो हो गया 5/3 से थोड़ा सा छोटा ही होगा कि नहीं होगा। तो अब इसका मतलब ये सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा। और अब सब लोग सोचो, यहां पर क्या सोचोगे, सब लोग ये सोचना शुरू करें कि ये लाइन आएगी कैसे। अब इसके लिए क्या करोगे, ये x, y क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट होता है। तो वेरिएबल पॉइंट होने का मतलब ये x, y यहाँ भी है, 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 इस सर्किल के ऊपर हर जगह है कि नहीं है, बोलो। और अब इस लाइन को जरा सोचो कि x, y कहीं लिखा है और उससे ये लाइन बन कैसे रही होगी। तो हम तुरंत ध्यान करेंगे, जानते क्या, ऐसी लाइन कोई लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं सोच सकते हो, ये क्या दिखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस, और उसके ऊपर रूट लगता है कि नहीं लगता है। तो अब एक पॉइंट x, y तो इस सर्किल के ऊपर चल रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0, तो 0, कहाँ, यहाँ होता है कि नहीं होता है, कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो इसका मतलब कि जब x, y यहाँ होगा तो उससे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम, और जब वो x, y यहाँ होगा तो उससे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम। अब निकाला जा सकता है कि नहीं, कैसे निकल आएगा, अरे भाई रेडियस कितनी दी गई है हम लोग के पास, 4/3,
और ये भी कितना है 4/3। तो यहाँ से यहाँ तक तो सबको पता है कि 5/3 का वैल्यू ये 5/3 है कि नहीं है। तो इसका मतलब स्मॉल m क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 4/3, और ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी वैल्यू आ गई m की, और कैपिटल M कितना हो जाएगा 5/3 प्लस, तो यानी कि कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। तो स्मॉल m यही चीज जो है क्या बनेगी जाके, यही चीज स्मॉल m भी बनेगी, यही चीज क्या बनेगी कैपिटल M। लोकेशन के हिसाब से बात क्लियर हो गई कि नहीं। और जब ये बात क्लियर हो गई तो हमारा काम क्या था, इसमें 2010 स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू निकालना था। तो 2010 ये 1/3 कैपिटल M लिख दोगे, सॉल्व कर दोगे, वैल्यू आ गई। तो नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या दी गई बात कि एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z का मतलब x प्लस आई वाई होता है, ये बात सही है, लेकिन उसने खास बात क्या बोली है कि x और y क्या है इंटीजर, ये सबसे मेन पॉइंट है। और उसके बाद ये भी बोला गया है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टेक्स अ रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो हैं वर्टेक्स हैं किसके, रेक्टेंगल के। तो निकालते, पहले निकालो वैल्यू। और अगर मुझे वर्टेक्स पता लग जाएगी तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो हमें क्या निकालना है, इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो यहाँ पर जेड बार जेड क्यूब जेड बार क्यूब बराबर 350 ये लिखा हुआ है। तो ये जेड बार जेड कॉमन कर लिया, तो जेड स्क्वायर जेड बार का स्क्वायर ये आ जाएगा। और जेड का मतलब तो क्वेश्चन ने बता ही दिया है, तो जब जेड का मतलब पता है तो जेड बार का भी मतलब पता है हम लोग को। तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड बार, ये सीधे क्या आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर, और यहाँ एक्स प्लस आई वाई होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस आई वाई होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 350, और इसका मतलब ये क्या हो गया सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लोगे माइनस वाई स्क्वायर, तो 350 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर चीज़ 2 हो जाएगी कि नहीं। तो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, किससे कैंसिल हो जाएगा 175 आ जाएगा। अच्छा, अब सब लोग के पास दिमाग में क्या बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, x और y ये क्या है, ये अननोन है, और इक्वेशन कितनी बनी एक। तो अननोन ज़्यादा इक्वेशन कम, तो हमेशा क्या होगा ट्रिक से सॉल्व होगा, या तो कुछ कंडीशन होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x और y कैसे नंबर है इंटीजर, तो इंटीजर हमेशा बराबर होगा किसके इंटीजर के। तो तुमको कुछ इसको ऐसा सेट करना पड़ेगा इस नंबर को जो वो इस तरीके से लिखना हुआ दिखे। अब बताओ यहाँ पे कैसे दिख सकता है, ये नंबर जो है ये क्या है, जरा इसके बारे में सोचो। तो अब जब 175 को अगर लिखना चाहे तो हम लोगों ने ये लिख दिया, और इसी बात को अगर सब लोग ध्यान करें तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। और अब यहाँ से अगर सब लोग ध्यान दोगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगी, क्या वैल्यू मिल जाएगी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया और वाई स्क्वायर बराबर 3। तो यानी कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 और वाई का वैल्यू प्लस माइनस 3। तो अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या बन जाएंगी, रेक्टेंगल है, क्या क्या वर्टेक्स मिलेंगे, एक बार प्लस प्लस हो जाएगा, एक बार
प्लस माइनस हो जाएगा, एक बार माइनस प्लस और एक बार माइनस माइनस। तो ये वर्टेक्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएंगी? और जब ये वर्टेक्स हो गई x, y, फिर ये बना लोगे ना पेयरिंग। और इधर क्या हो गया? तो ये देखोगे तो ये आ गया हम लोग के पास रेक्टेंगल। और जब ये रेक्टेंगल आ गया तो इसके एरिया निकाला जा सकता है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 8। तो एरिया कितना हो गया? 48 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया कितना गया? 48 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसको पूरा नोट कर लो। तो इसका एरिया कितना गया? 48 स्क्वायर यूनिट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो Z1, Z2, Z3 ये 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमें ये वैल्यू दे दी गई है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी। हम एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, अगर हमारे पास ये 3 इक्वल में वैल्यूज दे दी गई हैं तो इनको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा कि इक्वल टू हमें इसको क्या ले लेना पड़ेगा, या तो k ले लोगे या फिर क्या लैम्डा। इसी से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसका कोई तरीका नहीं होगा। कभी भी इक्वलिटी में 3 एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं तो इक्वल टू लैम्डा या k, दोनों में से जो तुम्हें पसंद हो वो लेके सॉल्व किया जाएगा। तो मान लो मैंने लैम्डा ले लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट वाला फोर्थ के इक्वल, सेकंड वाला फोर्थ के इक्वल, थर्ड वाला फोर्थ के इक्वल। अब मैंने इसको कर दिया और अब इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व होगी? तो मैं ये बोलूँगा Z2 माइनस Z3 बराबर 3 अपॉन लैम्डा, और तुरंत दिमाग में सबके बात आ जाएगी क्या? इसमें तो मॉड नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसका क्या कर दूँ? स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म में नहीं है। तो ये वैल्यू ये बन जाएगी। और अब मैं देख सकता हूं मुझे वैल्यू इसकी चाहिए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? Z2 माइनस Z3 और बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। और अब यहां से क्या कहोगे? 9 अपॉन Z2 माइनस Z3 बराबर लैम्डा स्क्वायर Z2 बार माइनस Z3 बार। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसे ही अब दूसरे वाले को देख के सीधे बताया जा सकता है कि नहीं कि ये जो वैल्यू लिखी गई है इससे डायरेक्ट हम लोग क्या वैल्यू लिखी जाएगी बोलो? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा फाइनली क्या? 16 अपॉन Z3 माइनस Z1 बराबर लैम्डा स्क्वायर Z3 बार माइनस Z1 बार। कोई प्रॉब्लम इसमें? और अब फिर तीसरी वैल्यू 5 अपॉन, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 25 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर Z1 बार माइनस Z2 बार। ये आ गया। तो देयरफॉर 9 माइनस Z2 माइनस Z3 प्लस 16 अपॉन, और एक बात और भी सब लोग याद रखो। क्या याद रखोगे? अब सुन लो वो बात ये है कि कभी 3 एक्सप्रेशन इक्वल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा लैम्डा लेके सॉल्व करना है। और एक बात और कि अगर क्वेश्चन में इस लैम्डा की वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं दिया गया है तो उस क्वेश्चन को हमेशा ऐसा सेट किया जाएगा कि उसका आंसर 0 आए। तो ऐसे क्वेश्चनों में तुम ये दिमाग में रखो कि क्या इस लैम्डा की वैल्यू निकल रही है? नहीं निकली तो आगे सॉल्व नहीं करना, सीधे 0 टिक कर देना, क्योंकि उसका आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होगा तो लैम्डा जो आंसर होगा वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा? अननोन। और अननोन क्या हम अपनी मर्जी से सॉल्व करने के लिए जो लिए, और आंसर जो लिखा जाता है कभी अपनी मर्जी से जिसमें लिखा गया उसके टर्म में नहीं होता है, हमेशा आंसर किसके टर्म में होता है? नोन वैल्यू के टर्म में। और लैम्डा कैसी वैल्यू है? अननोन। तो इसलिए तुरंत दिमाग में बात कर लो, कभी भी मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें सॉल्व करने के लिए तुमने अपनी मर्जी से अननोन लिया है, अगर अननोन की वैल्यू नहीं निकल रही है तो उस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 टिक कर दो आंख बंद करके।
तो यहां से वैल्यू रख देंगे। लैम्डा स्क्वायर यहां से कॉमन कर लेंगे और जैसे देखोगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे। और ये जो चीज़ मैंने बोली है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, सभी के लिए मैथ्स में कहीं पे भी ऐसा आ जाए, ये सब कैंसिल हो गया। तो जीरो इसीलिए उसको बनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि तभी अननोन का टर्म हटेगा। अब जीरो छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू हो तो आंसर किसके टर्म में लिखा रहेगा? लैम्डा के टर्म में लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा? तो इस वजह से उसको जीरो बनाना पड़ता है। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पे जब भी जैसे ये क्वेश्चन ये वाले देखे तो हम लोग ये सिग्मा के इक्वल टू 0 to 14 इसको हमेशा e की पावर आई थीटा के फॉर्म से ही सॉल्व किया जाएगा इन क्वेश्चनों को। ये ऐसे लिख दिया गया और अब यहाँ से सिग्मा को ओपन कर लेते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो ये 1 प्लस ई की पावर आई पाई बाई 15 प्लस ई की पावर आई 3 पाई बाई 15, फिर आई का वैल्यू 2, 5 पाई बाई 15 और ऐसे करते करते लास्ट में ई की पावर आई 29 पाई बाई 15। और अब सब लोग ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल क्या हो रहा है? ये जीपी बन जा रही है कि नहीं बन जा रही है? अरे यहां से देखो ई की पावर आई पाई बाई 15 कॉमन हो जाएगा। ये आ गया और ये ई की पावर आई, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। और अब यहाँ जीपी बन गई, तो जीपी के एन टर्म्स के सम का फार्मूला ये होता है तो जब कॉमन कर लोगे तो ये 1 और ये इसमें 2 लेस होता जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर आई पाई बाई 15 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1। टोटल ये टर्म कितने हैं बोलो? तो यहां से ध्यान करो, यहां से लेके यहां तक तो टर्म के की वैल्यू 0 से लेके 14 तक है कि नहीं? तो है कितने टर्म? 15 ही तो हुए। तो इसका मतलब यहां से अगर तुमने कॉमन भी कर लिया तो यहां से यहां तक टर्म कितने बने रहे? 15 ही तो बने रहे। तो ये क्या हो गया 15 माइनस 1 और अपॉन ई की पावर आई 2 पाई बाई 15 माइनस 1। और अब ध्यान से देखोगे तो ये कट जाएगा। अब क्वेश्चन सेट ही ऐसा किया जाता है कि नॉर्मली इधर देखो ये पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए या फिर जो है यहाँ की वैल्यू ही सीधे निकल जाए। अब बच क्या रहा है जरा ध्यान से देखो, ई की पावर आई 2 पाई बच रहा है कि नहीं बच रहा है? और ई की पावर आई 2 पाई इसकी वैल्यू cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। ये इसको रट के बैठो बिल्कुल। तो ये cos 2 पाई की वैल्यू क्या 1 और sin 2 पाई की वैल्यू क्या 0। तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो ये सीधे टर्म ही हट गया। तो कुल मिला के बचा कितना 1 आंसर। ये इसकी स्ट्रैटेजी होती है सॉल्व करने की, नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें z बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दे दिया गया है और सिग्मा m इक्वल टू 1 to 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू दी पावर 2m माइनस 1 दिया गया है। इसकी वैल्यू निकालनी किस पे? जब थीटा की वैल्यू 2 डिग्री हो। तो सबसे पहले अभी तुमको बताया सिग्मा में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है तो इसको e की पावर आई थीटा के फॉर्म में लिखोगे तब सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो z बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया गया है। तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए क्या कि इसको e टू दी पावर आई थीटा मैं लिख सकता था। अच्छा अब z पे पावर कितनी है 2m माइनस 1 है। तो मैंने यहाँ पे z पे पावर 2m माइनस 1 दोनों साइड लगा दिया, ये आ गया। और उसके बाद z की पावर 2m माइनस 1 इस पूरी लाइन का मतलब क्या है 2m माइनस 1 थीटा प्लस आई साइन 2m माइनस 1 थीटा।
और हमें क्या चाहिए, इसके सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से मतलब है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, साइन 2m - 1 बीटा, यानी कि सिग्मा m बराबर 1 से लेकर 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 2m - 1, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, साइन 2m - 1 थीटा। अब मैं यहाँ से m की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर 2 पुट कर दिया, साइन कितना हो जाएगा ये 3 थीटा, फिर साइन 5 थीटा, और ऐसे करते करते ये साइन कितना हो जाएगा 29 थीटा। अब अगर इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे वो सोचो पहले 1 मिनट, उसके बाद फिर ये देखना कि हमने कैसे किया। तो देखते हैं भाई इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आनी चाहिए कि हम लोगों ने एक सीरीज पढ़ी थी, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ऐसे करते करते ये साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ये हम लोगों ने सीरीज पढ़ी थी। तो इस सीरीज में हम लोगों को बस केवल देख के पुट कर देनी वैल्यू, कौन अल्फा है कौन बीटा है, और n क्या है, वही नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। n कितना है, यहाँ देखो n कितना है, ये 1 2 कहाँ तक गया n-1, और यहाँ से कितना है, तो टोटल टर्म कितने हुए n, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म को बताएगा n। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी गई है ये सीरीज, ये असल में क्या है, साइन थीटा, और इसको साइन थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा, सीरीज में होता क्या है, अल्फा अल्फा अल्फा, यानी पहले नंबर वाला बिल्कुल सबको में क्या है, कांस्टेंट है। अब यानी कि इसके अगला टर्म क्या लिखते हैं, साइन थीटा, अब आगे फिफ्थ टू दिस, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, अरे बोलो कोई प्रॉब्लम। और अब यहाँ तक ये सीरीज कहाँ तक चली जाएगी, ऐसे प्लस साइन थीटा प्लस, ये टोटल कहाँ तक है 29, तो कितना होगा 14 इंटू 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो अब यहाँ से देख रहे हैं तो अल्फा का मतलब थीटा है और बीटा का मतलब 2 थीटा है, और n नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने, m का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है 15, तो टोटल n का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब सीधे सीरीज में वैल्यू पुट कर दोगे, साइन थीटा प्लस ये सीरीज का फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दी जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा साइन 15 थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन 15 थीटा अपॉन साइन थीटा, और थीटा का मतलब क्वेश्चन ने दिया है कितना है 2 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बटे साइन 2 डिग्री। अच्छा, 2 डिग्री कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए केवल यहाँ पे कितना रहेगा फाइनल आंसर 30, 1/2 और ये 1/2, तो कुल मिला के 1/4 साइन 2 डिग्री, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों में कोई फिक्स मेथड नहीं होता है, तुमको अपने आप ढूंढना पड़ेगा क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ P इन्वॉल्व था और यहाँ कॉट इनवर्स P था, तो हमने क्या किया कि कॉट इनवर्स P को थीटा ले लिया, तो यहाँ से मैं बोल सकता था कि P बराबर कितना है कॉट थीटा। और अब ये पूरा क्वेश्चन कैसे हो गया, e की पावर 2mi थीटा
और यहाँ पे p की वैल्यू रुक जाएगी, तो cot थीटा आयोटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा आयोटा माइनस 1 होल टू द पावर p। और cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और हमेशा कॉस और साइन लिखा है तो इसको e की पावर आई थीटा में बदलेंगे, तो इसकी e की पावर आई थीटा में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, आयोटा हमेशा किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ। तो अब तुम्हारे पास क्या तरीका है, दो ही तरीके, क्या, एक तो कॉस को बदल दो साइन में 90 माइनस थीटा, और साइन को बदल दो किससे, कॉस 90 माइनस। लेकिन ये कभी काम नहीं करते हैं, कभी भी कॉस और साइन के साथ आयोटा अगर कॉस के साथ लगा हुआ है तो उसको हमेशा माइनस आयोटा कॉमन करके बना दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2m आयोटा थीटा, आयोटा कॉमन कर लिया तो कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा अपॉन आयोटा कॉमन कर लिया कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर m। आयोटा आयोटा ये हट जाएगा और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा। तो इक्वल टू e की पावर 2m आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर m। और अब इसको e की पावर i में बदला जा सकता है कि नहीं, तो बदल देंगे, तो ये e की पावर 2m आई थीटा न्यूमरेटर में दिस हो गया और होल टू द पावर m। और अब ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर आयोटा दिस, और ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा होल टू द पावर m। तो फाइनली देख लो सब लोग, ये माइनस आयोटा 2m थीटा हो गया, कैंसिल हो जाएगा सीधे, क्या बचेगा 1। अरे भाई ये e की पावर में आके क्या बन जाएगा 0, e की पावर 0 क्या 1। तो ये सेटिंग का काम यही है। तो ये पूरा मॉड के साथ सेटिंग होता है या फिर इस तरीके से ये जो हम लोगों ने अलग से क्वेश्चन देके, ये काम था पूरा सेटिंग और क्वेश्चन की सेटिंग और मॉड सेटिंग का काम। अब जाके ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला सेगमेंट एक खत्म हुआ। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट में शुरू करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट, इसके नोट कर लेंगे इसको।